गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मोशन प्लेन का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले। हम लोग पिछली बार प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ रहे, तो उसी का ही पार्ट हम लोग पढ़ने वाले। तो उसका एक क्वेश्चन है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। Expression for range of projectile. प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है उसके लिए अपने को एक्सप्रेशन बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, विल स्टडी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब पहले रेंज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो रेंज का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, तो उससे आसानी से हमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बराबर, ओके। तो चलो, अब समझ लो इस प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो कर दिया कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, और वो इनिशियल वेलोसिटी है कुछ तो u है, u, और इसका कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो होगा u cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वो होगा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा u साइन थीटा। ठीक है, u cos थीटा और u साइन थीटा। ठीक है, और इस प्रोजेक्टाइल को हमने कुछ एंगल के साथ प्रोजेक्ट कर दिया है। पॉइंट O से लेके वो पॉइंट B की तरफ जाएगा, और बीच में पॉइंट आएगा पॉइंट A। करेक्ट। चलो, तो रेंज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ रेंज, तो इसका हम लोग आंसर लिख रहे हैं। अब पहले उसमें हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें पहले डेफिनेशन। अब रेंज क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखो, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled by the particle या the projectile is called range of projectile. अब सिंपल सी चीज क्या होती है ना कि रेंज क्या होता है प्रोजेक्टाइल का, कि टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब एक सिंपल सी बात है, अब देखो, हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया, कोई तो प्रोजेक्टाइल है, हमने इसको थ्रो कर दिया कुछ इनिशियल वेलोसिटी u के साथ और कुछ इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। उसके बाद प्रोजेक्टाइल ये पैराबोला पाथ पर मूव होना शुरू करेगा, पैराबोला पाथ पर ऐसे स्टेप बाय स्टेप मूव होना शुरू करेगा। समझ लो प्रोजेक्टाइल ऐसे पैराबोला के पाथ पर ऐसे स्टेप बाय स्टेप मूव हो रहा है, पैराबोलिक पाथ पर वो स्टेप बाय स्टेप मूव हो रहा है प्रोजेक्टाइल, और फाइनली पॉइंट बी पर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि प्रोजेक्टाइल स्टेप बाय स्टेप कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है अलॉन्ग विद द वर्टिकल डिस्टेंस। यानी प्रोजेक्टाइल वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। करेक्ट। तो आप देख सकते हो कि इनिशियली प्रोजेक्टाइल कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है,
वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखो यहाँ से मैंने कैसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो प्रोजेक्टाइल इनिशियल इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान के चलो ओरिजिन से कुछ x1 डिस्टेंस उसने कवर किया। फिर प्रोजेक्टाइल जब यहाँ पे आएगा तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, मान के चलो x2। फिर वो कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा ऐसे, है ना, x3 कुछ किया उसने, है ना, x3 ऐसे कुछ किया, ऐसे हम लोग इसको दिखा रहे हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्टाइल कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है। फाइनली द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो पॉइंट O से लेके पॉइंट B तक का जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो देखो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल, इसको हम लोग बोल देंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, बराबर। टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी पॉइंट O से लेके पॉइंट B तक का जो डिस्टेंस कवर किया प्रोजेक्टाइल ने, उसको हम लोग बोलेंगे उस प्रोजेक्टाइल का रेंज, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है। क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन? क्या है? एक 2D मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है। तो ये प्रोजेक्टाइल जो मूव करेगा वो साइमल्टेनियसली वर्टिकल भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है। यानी अगर सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं तो देखो प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है वो उसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे। देखो समझ लो इनिशियल प्रोजेक्टाइल यहाँ पे, जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आएगा तब वो कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है x1 along with some vertical distance y1, बाद में प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आ जाएगा, तब उसने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, समझ लो वो x2 हो गया, और वर्टिकल डिस्टेंस हो गया y2, ठीक है। ये साइमल्टेनियस मोशन है। तो लॉजिक सी बात है कि जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसको वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने के लिए लगेगा ना। समझ लो प्रोजेक्टाइल पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है x1 और वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है y1, तब उसको टाइम लगेगा t1। तो टाइम t1 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1 और वर्टिकल डिस्टेंस y1 को कवर करने के लिए दोनों का टाइम कॉमन होगा। फिर उसके बाद x2 डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है और y2 डिस्टेंस वर्टिकल है, उसको कवर करने के लिए उसको कुछ तो टाइम लगेगा t2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग एक चीज नोट डाउन कर रहे हैं कि वो चीज क्या है कि प्रोजेक्टाइल जो है वो साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। इसी को हम लोग बोल देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। आप देखो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। Okay, so now we are only interested in the range of projectile okay। अब ये तो हो गया डेफिनेशन, उसका हम लोग एक्सप्रेशन करने वाले अब, ठीक है, एक्सप्रेशन लिखने वाले। अब एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? देखो रेंज यानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेंज को हम लोग दिखाने वाले नोटेशन आर से। रेंज एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस, और एक फिजिक्स का स्कूल का कंसेप्ट है। मुझको बताओ आप फिजिक्स के स्कूल का कंसेप्ट है, सिंपल सा स्कूल का कंसेप्ट है। कोई भी डिस्टेंस आपको निकालना है मीटर में, तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग करते हो उसको वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, करेक्ट है। क्योंकि वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड
और टाइम होता है सेकंड में, तो सेकंड और सेकंड कट गया तो डिस्टेंस आ गया मीटर में। तो सेम वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाने वाले। अब मैं इसको बताता हूँ, रेंज करके हमारा ये डिस्टेंस है, रेंज यानी हमारा क्या है, ये डिस्टेंस है, बराबर। अब हमको वेलोसिटी चाहिए। अब देखो रेंज एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, रेंज यानी का मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल को अगर कवर करना है तो वी रिक्वायर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा। तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पर हम लोग लिखेंगे u cos थीटा, क्योंकि अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है सो यू विल रिक्वायर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ना, यू विल रिक्वायर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, यू विल रिक्वायर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, बराबर, यू विल रिक्वायर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये तो हमने लिखा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा लगेगा। अगर वर्टिकल डिस्टेंस कवर करना है तो u sin थीटा लगेगा, बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो u cos थीटा गया, ये हो गया वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। लेकिन अब हमको लिखना है टाइम। अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का रेंज का मतलब क्या होता है कि टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो O से लेके B तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा वही टाइम हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब टाइम t यहाँ पे होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, अब टाइम t यहाँ पे होगा सेकंड में, सेकंड कट गया तो मीटर में आ गया, बट यहाँ पे जो t है इस t इज नथिंग बट द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमने पिछले बार इसका प्रूफ निकाला था ना कि टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्टाइल, टाइम रिक्वायर्ड फॉर projectile, time required for projectile to go from O to B, time required for projectile to go from O to B, O से लेके B तक जाने के लिए प्रोजेक्टाइल को जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्योंकि रेंज भी हम लोग और O से लेके B के बीच में मेजर कर रहे हैं ना रेंज भी हम लोग, तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट ही होगा, टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम O टू B, ये होगा। और टी का मैंने फार्मूला पिछले बार आपको प्रूव करके दिया था पिछले वाले लेक्चर्स में, तो वो वाला आप लेक्चर देखो, उसमें मैंने प्रूव करके दिया था, तो बस उसका मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो रेंज आर इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा u cos थीटा और मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ जो फ्लाइट होगा वो हमने पिछले बार प्रूव किया था कि 2u sin थीटा डिवाइड बाई g, 2u sin थीटा डिवाइड बाई g। अब यहाँ पे एक चीज देखो, आप u यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी u है, तो u क्या होगा, u स्क्वायर होगा, u स्क्वायर आ गया। दूसरी चीज यहाँ पे क्या क्या बचे देखो, अब दूसरी चीज क्या क्या बचे देखो, अब यहाँ पे 2 है, 2 sin थीटा cos थीटा। अब आप एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा के मुझको बताओ आप, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये इसका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला क्या होता है मैथ्स में, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यही तो बचा है ना टर्म, ऊपर देख लो ऊपर अच्छे से, यही तो टर्म बचा है ना। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ से हम लोग अब रेंज निकाल रहे हैं। अब रेंज का हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है वो रेंज आर इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया, बस फॉर्मूला हमको अब मिल गया रेंज का, वो क्या है u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का डिनोमिनेटर आइडेंटिटी क्या है sin 2 थीटा एंड होल डिवाइड बाय g, हो गया, रेंज का फॉर्मूला हमने निकाल लिया। ठीक है, 2 sin थीटा अपॉन g, तो हो गया प्रूफ। तो ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लेना, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए लिखना है, तो मैं होमवर्क अलग से बाद में दे दूंगा वीडियो के बाद में, लेकिन ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग होमवर्क के लिए ले रहे हैं, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो अच्छी से डायग्राम ड्रॉ कर लेना, सिर्फ रेंज का डेफिनेशन लिखना और रेंज आर इज इक्वल टू u cos थीटा टी लिख देना, बस। यहाँ पे टी जो है ना यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ये हमने पिछली बार वीडियो में देखा था, तो बस यही से हमने प्रूव कर लिया कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब रेंज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, रेंज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब देखो, अब क्या होता है ना, अब प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल क्या करता है ना कि एक वर्टिकल हाइट भी कवर करता है, वो कुछ हाइट भी कवर करता है,
कुछ हाइट, और उसके साथ वो रेंज भी कवर कर रहा है, बराबर। तो ये दोनों भी चीज़ें अपने के लिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिक को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन करेंगे दोनों के बीच में, यानी रेंज और हाइट के बीच में कंपैरिजन करेंगे। देखो रेंज यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या था बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है, बराबर। और जो प्रोजेक्टाइल हाइट को कवर करता है वर्टिकल मोशन में, उस हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, करेक्ट है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बराबर है। तो इन दोनों का अगर फॉर्मूला आपको याद रखना है तो बहुत आसान याद रखने में। देखो रेंज में भी यू स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे भी यू स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी जी आ रहा है, यहाँ पे भी जी आ रहा है, करेक्ट है। सिर्फ यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे साइन 2 थीटा आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है ना, और यहाँ पे 2g है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो देखो दोनों में से अच्छे से आप देख सकते हो। देखो रेंज और हाइट के बारे में थोड़ा सा हमको और डिटेल में पढ़ने से पहले, इन दोनों को कंपैरिजन करके हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले, उसको पढ़ने से पहले तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो हम लोग पहले देखेंगे। अब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड आपको चाहिए। देखो मैथमेटिकल बैकग्राउंड आपको चाहिए, मालूम होना चाहिए। देखो साइन अगर 0 डिग्री होगा तो उसका आंसर 0 होता है, साइन 90 डिग्री होगा तो उसका एंगल 1 होता है, उसका आंसर 1 होता है। साइन 45 डिग्री होगा तो उसका आंसर 1/√2 आता है, बराबर। और साइन 180 अगर होगा तो उसका आंसर फिर से 0 आता है। ये सारे वैल्यूज बच्चों आपको मालूम होने चाहिए साइन के, तब जाके हम लोग रेंज और हाइट के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। यू शुड नो ऑल दिस वैल्यूज, okay, so these are very very important values. Unless and until you don't know these values we cannot solve the questions based on this. तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक सा पार्ट है, अच्छे से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट, ठीक है। और साइन 90 डिग्री पर जो साइन का वैल्यू 1 आता है ना, ये साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। क्या होता है ये साइन का मैक्सिमम वैल्यू, किसी भी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और वो उसका एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई अगर पूछे आपको कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और वो भी 90 डिग्री पर होता है। कितने पर होता है, 90 डिग्री पर, ठीक है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और वो भी होता है 90 डिग्री पर, बराबर। अब कुछ अलग अलग केसेस लेके हम लोग रेंज और हाइट के बीच में कंपैरिजन देखेंगे, प्रोजेक्टाइल के रेंज और हाइट के बीच में कंपैरिजन, बराबर। अब देखो पहली केस नंबर 1 ले रहा हूँ, है ना, केस नंबर 1 ले रहा हूँ। अगर देखो कि समझ लो मैंने पहली चीज जो थीटा होता है यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर वो मैंने 90 डिग्री ले लिया, यानी प्रोजेक्टाइल को मैंने प्रोजेक्ट किया 90 डिग्री के एंगल से, तो हाइट और रेंज में क्या डिफरेंस आएगा तो मैं आपको हम लोग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो इस सिनेरियो को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम, तो यू विल अंडरस्टैंड इजीली एवरीथिंग, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा, ओके। तो मैंने प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर लिया एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखो आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कर दिया 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री रख के आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, तो प्रोजेक्टाइल सिंपली प्लेन ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। यह पैराबोलिक पाथ नहीं दिखाएगा आपको, यानी अब तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे पाथ दिखा था ना, ये पैराबोलिक पाथ होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पैराबोलिक पाथ, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, करेक्ट है। अब ये पैराबोलिक पाथ कब आता है, जब प्रोजेक्टाइल को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं कुछ वेलोसिटी के साथ, यहाँ पे भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, और कुछ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं विच इज लेस देन 90 डिग्री होता है, तब आपको ये प्रोजेक्टाइल का पैराबोलिक पाथ मिलेगा। अगर एंगल थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री होगा तब ये पैराबोलिक पाथ मिलता है। लेकिन अगर थीटा इज इक्वल 90 डिग्री होगा ना, तो प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट मोशन में ऊपर जाएगा, कुछ पैराबोलिक पाथ नहीं दिखाएगा, ठीक है, कुछ भी वो पैराबोलिक पाथ यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इससे
इससे हाइट पर क्या फ़र्क पड़ेगा देखते हैं हम लोग। देखो पहली चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रूव करके दिखा देता हूँ सब कुछ। चलो बच्चों हम लोग फिर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या है ऊपर से पढ़ लो अच्छे से, याद रखना, भूलना मत इसको। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। चलो यहाँ पे फिर इसको मैं ऐसे बॉक्स में ही डाल देता हूँ, तो थोड़ा सा मुझको लिखने में भी आसानी होगी चीज़ें। ठीक है, अब देखो अच्छे से। अब ये हाइट हो गया। अब देयरफॉर देखो हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर इन टू साइन स्क्वायर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपने 90 डिग्री ले लिया, 90 डिग्री हो गया बराबर, डिवाइड बाई यहाँ पे आ गया 2g। ठीक है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब बताओ साइन 90 का बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसको मतलब क्या होगा कि साइन 90 का जो मैक्सिमम वैल्यू 1 यहाँ पे आ रहा है, तो देखो क्या है कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे स्क्वायर है ना, डिवाइड बाई 2g। तो यहाँ पे जो हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल जो होगा वो होगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g, करेक्ट है। हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल होगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये फिर उसका मैक्सिमम हाइट होगा, मैक्सिमम हाइट होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हाइट हो ही नहीं सकती प्रोजेक्टाइल की। लेकिन एक चीज़ आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हो, इसको मेरे को ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, कि जब मैं प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर देता हूँ तो हाइट तो मैक्सिमम मिलेगी, लेकिन यहाँ पर रेंज 0 मिल रहा है, क्योंकि आपको डायग्रामेटिकली प्रोजेक्टाइल का कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इस केस में अगर मैं आपको प्रोजेक्टाइल का रेंज बताऊँ r, तो r का बच्चों फॉर्मूला क्या अपना, ये देख लो फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये ऐसे होगा। तो यहाँ से आई कैन फाइंड आउट द रेंज इजीली, दैट इज यू स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 90 डिग्री, तो साइन ऑफ 180 होगा। तो बताओ बच्चों साइन ऑफ 180 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन g इंटू 0 हो जाएगा। इसका मतलब r यहाँ पे 0 मीटर आ रहा है, तो फॉर्मूले से भी प्रूव हो गया, और अपना डायग्राम से भी प्रूव हो गया कि यहाँ पे रेंज आ ही नहीं रहा है। तो जब रेंज 0 होगा तब एक प्रोजेक्टाइल का एक मैक्सिमम हाइट आता है एट द एंगल ऑफ थीटा 90 डिग्री। तो ये केस आप ध्यान रखना कि दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रेंज का आप वैल्यू 0 मीटर आ रहा है ना, ये प्रोजेक्टाइल की रेंज का सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेंज, या थोड़ा मैं इसको लिख के देता हूँ ऐसे नॉर्मल फॉर्म में अपना। तो आर मिनिमम, तो यहाँ पे आर मिनिमम हम लोग लिख सकते हैं, आर मिनिमम इज इक्वल टू 0 मीटर। तो अगर आपको क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछेगा कि रेंज का सबसे मिनिमम वैल्यू कौन से एंगल पर आता है, और वो आता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, मिनिमम एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। रेंज का मिनिमम वैल्यू आता है एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, बराबर। रेंज का मिनिमम वैल्यू आता है एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। तो ये चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप वी आर कंपेयरिंग द थिंग्स, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप वी आर कंपेयरिंग द थिंग। ये तो केस नंबर 1 हो गया, तो मिनिमम रेंज मिल गया हमको, ठीक है। अब फिर से केस नंबर में 2 ले रहा हूँ, केस नंबर 2, केस नंबर 2। अब क्या करता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री का वैल्यू लेके देखता हूँ, रेंज कितना होगा, हाइट कितना होगा, ठीक है। रेंज कितना होगा, हाइट कितना होगा। अब फिलहाल जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री था तो रेंज कंप्लीटली 0 हो चुका था, और हाइट सिर्फ हाइट आ रही थी मैक्सिमम यूज कर अपॉन 2g। तो अगर मैं इस वाले सिनारी के लिए, यानी थीटा इज इक्वल 90 डिग्री के सिनारी के लिए, अगर मैं हाइट और रेंज के बीच में अगर कोई रिलेशन लाना चाहता तो ला नहीं सकता, नो रिलेशन, नो रिलेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर रेंज तो कंप्लीटली 0 मीटर हो चुका है, और हाइट तो मैक्सिमम यूज कर अपॉन 2g।
नाउ आई एम कंसिडरिंग थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर मैंने प्रोजेक्टल को 45 डिग्री के एंगल से अगर प्रोजेक्ट कर लिया तो क्या होता है देखते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो सेकंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 2 वाला पार्ट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ से मान लो हमने प्रोजेक्टल को प्रोजेक्ट कर दिया ओरिजिन से और वो पॉइंट बी पर पहुँच गया पॉइंट ए से गुजर के। ठीक है, अब फिर इसको कुछ हाइट मिलेगी और इसके साथ इसको रेंज भी मिलेगी। अब हाइट और रेंज आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और प्रोजेक्टल को हमने प्रोजेक्ट कर दिया कुछ एंगल 45 डिग्री के साथ। वो टेंजेंट परफेक्टली ड्रॉ करना आप लोग। तो वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू है और थीटा एंगल इज इक्वल टू हमने यहाँ पे ले लिया 45 डिग्री का। करेक्ट है, 45 डिग्री का। अब रेंज और हाइट कैसे निकालने देख लेते। देखो अब बच्चों रेंज का फॉर्मूला क्या है ये तो आपको मालूम है। रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो अब थीटा का वैल्यू हम लोग 45 डिग्री डाल के देख लेते क्या होता है। देखो 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइड बाय जी। अब एक यहाँ पे एक चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे एक आसानी से नोट डाउन कर सकते हो कि वो ये है कि 2 इंटू 45 डिग्री कितना होगा 90 डिग्री का। और साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम, साइन 90 का ही वैल्यू मैक्सिमम होता है ना। तो इसका मतलब सिंपल से निकल के आ रहा है, इसका मतलब सिंपल से निकल के आ रहा है कि अगर साइन 90 की यहाँ पे अगर मैक्सिमम वैल्यू हो रही है तो यहाँ से जो रेंज मिलेगा वो भी मैक्सिमम मिलेगा ना। फिर तो हमारा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज मिलेगा। क्यों मिलेगा मैक्सिमम रेंज, बिकॉज वेन एवर थीटा बिकम्स 45 डिग्री एट दैट टाइम वी आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितना होता है बच्चों 1 होता है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना एंगल, तो रेंज भी मैक्सिमम मिलेगा। तो आपको अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा कि रेंज मैक्सिमम कौन से एंगल पर आता है, 45 डिग्री के एंगल पर आता है। और 90 डिग्री के एंगल पर रेंज मिनिमम आता है, ये ध्यान रखना। 90 डिग्री के एंगल पर रेंज मिनिमम आता है और मैक्सिमम रेंज आता है 45 डिग्री के एंगल पर, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं ना वहाँ पे, साइन 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस मैक्सिमम रेंज के लिए फिर हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट वो निकाल सकते हैं हम लोग एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो मैक्सिमम रेंज के लिए फिर मैक्सिमम हाइट क्या होगी वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो हाइट का मैक्सिमम हाइट इस केस में क्या होगी, तो हाइट का फॉर्मूला क्या है हमारा, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी 2g। ठीक है, तो h मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब मुझको एक चीज़ बताओ, आप साइन स्क्वायर यहाँ पे पुट कर रहे वैल्यू 45 डिग्री का, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/√2 होता है ना, 1/√2 होता है। करेक्ट है, 1/√2 होता है यहाँ पे। वो हम लोग 1/√2 पुट करेंगे तो h मैक्सिमम यहाँ से आएगा, h मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। और ये 1/√2 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि साइन स्क्वायर लिखा है ना वहाँ पे, 1/√2 का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब h मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है, तो √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है ना, और ये 2 और ये 2 क्या हो गया 4 हो गया, यू स्क्वायर अपॉन 4g हो गया। करेक्ट है, यू स्क्वायर अपॉन 4g आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। देखो गलती मत कर देना, ये वाली जो पहली मैक्सिमम हाइट थी वो थीटा इज इक्वल 90 डिग्री पर आई थी, लेकिन तब रेंज मिनिमम था। और न्यूमेरिकल में अगर मैक्सिमम रेंज देके अगर आपको मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है ना, तो इस वाले केस से आप एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपको बता दो कैसे करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अगर देखेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो आर मैक्सिमम अपॉन एच मैक्सिमम इज इक्वल टू, आप देख सकते हो यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन जी हो गया, और यहाँ पे आ रहा है यू स्क्वायर अपॉन 4g हो गया। तो ये g और ये g कट गया, यू स्क्वायर कट गया, इज इक्वल टू 4 आ गया। तो इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमको यहाँ पे डेवलप हो रहा है,
वो हो रहा है आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्सिमम। आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्सिमम। देखो ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब आपका थीटा 45 डिग्री पर होगा या आपको मैक्सिमम रेंज देके हाइट पूछ रहा है, तब ये फॉर्मूला लगा देना। और एक चीज़ बच्चों याद रखना कि मैक्सिमम रेंज सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पर ही आपको मिलेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पर मिलेगी आपको मैक्सिमम रेंज, क्योंकि आप इस फॉर्मूले में देखो ना, यहाँ पे रेंज के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, साइन 2 थीटा आ रहा है। सो साइन 2 थीटा यानी थीटा का 45 यानी 2 इंटू 45 90, यहाँ पे यानी साइन 90 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उस पर ये रेंज मैक्सिमम आएगा, तब ये फॉर्मूला लगा देना। और जो पहला वाला केस है ना, ये मिनिमम रेंज था तब ये मैक्सिमम हाइट थी, और दूसरा वाला फॉर्मूला मैक्सिमम रेंज पर जो मैक्सिमम हाइट आ सकती है वो हमने यहाँ पे निकाला। तो दोनों भी हाइट अलग अलग है, ये वाला हाइट अलग है, इसके लिए एंगल अलग है और इसके लिए एंगल अलग है, तो दोनों में कंफ्यूज मत करना। वो सिर्फ कंपैरिजन के लिए हम लोग यहाँ पे चीज़ें पढ़ रहे, यहाँ पे चीज़ें पढ़ रहे, ये ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे समरी में देखेंगे, समरी में अगर देखेंगे तो एक चीज़ तो हम लोग यहाँ से एक नोट डाउन कर सकते हैं समरी में। देखो समरी में एक नोट डाउन चीज़ कर सकते हैं कि रेंज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इससे हम लोग एक चीज़ रख सकते हैं कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो प्रोजेक्टाइल का आएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन पहली चीज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और ऑप्शन भी आएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। क्यों मैंने ऐसे लिखा, आप ऐसे फॉर्मूले से देखो ना कि यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा न्यूमरेटर में आ रहा है, तो इससे हम लोग ऐसी चीज लिख सकते हैं ना कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, ऑल्सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। यानी आर का जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाए वो थीटा पर भी डिपेंड करता है और यू पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर न्यूमरेटर बढ़ा तो आर का वैल्यू बढ़ा, करेक्ट है। जी तो कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट है, तो उस पर आर डिपेंड नहीं करता। तो आर दो ही चीज़ पर डिपेंड करती है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, दो ही केसेस अपने सिलेबस में, तो इसको अच्छे से आप कर लेना। ठीक है, अब कुछ इसके बेसिस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो आपके बेसिक से फंडामेंटल जो है वो पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। अब देखो एक पहला वाला न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल जो है वो क्या है, देखो अ मैन थ्रोज a ball to maximum horizontal distance of 80 meter, maximum horizontal distance of 80 meter. Calculate maximum height reached. Calculate the maximum height reached. अब एक इस क्वेश्चन में देखो बहुत ही आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना। अब एक क्वेश्चन में मैंने अभी आपको फिलहाल बताया था
कि यहाँ पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है, मैक्सिमम रेंज दिया। तो अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज किस एंगल पर आता है, 45 डिग्री के एंगल पर आता है, ठीक है। और वो आर का वैल्यू आपको दे दिया 80 मीटर, वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो आपको ये काम करना है कि मैक्सिमम हाइट यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर हाइट निकालना है आपको, ये नॉट एट 90 डिग्री। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था आपको क्वेश्चन में, अगर आपको मैक्सिमम रेंज दे के मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। आप गलती करोगे, इस ये वाला जो थीटा इज इक्वल 90 डिग्री वहां पे भी हाइट मैक्सिमम आ रही है, लेकिन तब रेंज आप मिनिमम दिखा रहे हो ना 0 मीटर का, उसके लिए क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, आपको रेंज मैक्सिमम देख के हाइट मैक्सिमम पूछ रहा है एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर, तो यू शुड अप्लाई दिस फॉर्मूला आर मैक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एच मैक्स। तो बस बात खत्म हो गई। तो बाकी सब कुछ लिखो मार्केटिंग अपना वही नो करके। तो आर मैक्स का वैल्यू आपको दे दिया उसने 80 मीटर का, पूछ रहा है एच मैक्स के बारे में, तो लगा दो क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब आर मैक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, आर मैक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। तो इससे एच मैक्स इज इक्वल टू, ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये 80 है ना, तो 80 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 20 मीटर। बस देखो कितने 2 मिनट में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये लॉजिक ऐसा आपका क्लियर होना चाहिए, ये लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं, तो दिस लॉजिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर दिस पार्ट, डोंट फॉरगेट। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। A body is projected, a body is projected, a body is projected with a velocity of, with a velocity of, a body is projected with a velocity of 30 meter per second with an angle of, with an angle of 30 degree with vertical, find फर्स्ट ऑप्शन है वो कितना मैक्सिमम हाइट के लिए जाएगा, फाइंड मैक्सिमम हाइट, कितना मैक्सिमम हाइट के लिए जाएगा ये निकालो। ऑप्शन बी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। और ऑप्शन सी द हॉरिजॉन्टल रेंज निकालो, द हॉरिजॉन्टल रेंज निकालो। बस अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सी बात है कि पहला आप डायग्राम ड्रॉ करके देखो आसन में बोल क्या रहा है, आसन में बोल क्या रहा है। डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं हम लोग। देखो तो मान के चलो यहाँ से आपने कुछ प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे ओरिजिन ओ आ रहा है, तो यहाँ से आपने मान के चलो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया, करेक्ट है। ऐसे कुछ तो कर दिया आपने, पॉइंट बी पर आ गए हम लोग, पॉइंट ए से जाके पॉइंट बी पर आ गए। अब आपने जो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया तो वो उसका जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो आप दे रहे हो कितना, 30। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आप कितना दे रहे हो, 30। तो u का वैल्यू जो है वो 30 मीटर पर सेकंड है। लेकिन जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक गलती करते हैं। देखो उसने क्या लिखा है यहाँ पे, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको कौन सा एंगल चाहिए होता है, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल के साथ जो बना हुआ एंगल होता है वो निकालना पड़ता है ना। लेकिन उसने दिया है वर्टिकल के साथ एंगल, यानी ये वाला एंगल 30 दिया ना उसने, फिर ये 30 दिया है। तो इसका सिंपल से मतलब होता है, अगर ये वर्टिकल के साथ एंगल 30 डिग्री का है तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 60 डिग्री का बचेगा ना। फिर वर्टिकल के साथ एंगल मेजर नहीं करना है बच्चों, तो 60 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा ना यहाँ पे, ये वाला पार्ट, क्योंकि हम लोग एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इसको भूलना मत आप लोग, नहीं तो गलती से 30 लेके सॉल्व करने की कोशिश करोगे।
चलो फिर विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो बहुत आसान है, ऑप्शन ए आपको हाइट निकालना है। देखो इवन तो वहाँ पे वो लिखता है मैक्सिमम हाइट, इसका इट डजंट मीन दैट ऑलवेज एट 90 डिग्री, क्योंकि वो एंगल तो मेंशन करा ना 60 डिग्री का, वो यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा करो, हर बार वो मैक्सिमम हाइट ऐसे वर्ड यूज़ करता है, लेकिन डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बस वैल्यूज को पुट कर लो। u कितना है 30 का स्क्वायर हो गया, और साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री अपॉन g का वैल्यू कितना है 9.81 है। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू, ठीक है, एक कैलकुलेशन जो अभी मैंने आपको सिखाई नहीं है, शायद से अशोक पटेल सर ने आपको लॉग टेबल पढ़ा है, लेकिन मेरी भी एक कैलकुलेशन टेक्निक अलग से, वो मैं कैलकुलेशन का आपको प्रैक्टिस करवा के ले लूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन जब तक मैं कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करवा के नहीं लूँगा ना, तब तक आप क्या करो कि जो भी मैं न्यूमेरिकल्स के यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा ना, तो वो आप कैलकुलेटर से करो, नो प्रॉब्लम इन दैट। बाद में मैं आपको कैलकुलेशन ट्रिक समझाऊंगा नेक्स्ट वीक से, अभी नहीं, ठीक है। अब साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू बच्चों कितना होता है, √3/sin√3/2 होता है, लेकिन स्क्वायर है ना, स्क्वायर करना पड़ेगा 2 × 9.81। पूरा का पूरा ये सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन में, अगले हफ्ते में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अभी कुछ फिलहाल नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो डायरेक्टली आंसर आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो यू चेक द आंसर विद द कैलकुलेटर, ओके। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टर कवर करेगा 34.44 मीटर, ठीक है, 34.44 मीटर, याद रखना आप लोग। चलो फर्स्ट पार्ट तो हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया, फर्स्ट पार्ट हैज़ बीन कम्प्लीटेड। जो सेकंड पॉइंट है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का भी पिछले बार हमने डेरिवेशन देखा था। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g, बस 2u sin θ/g में वैल्यू आपको पुट करना है। तो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, 2 × 30 sin 60 और g होता है 9.81। इसको कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर से, तो 5.3 सेकंड इसका आंसर आ गया, 5.3 सेकंड इसका आंसर आएगा। अब ऑप्शन सी के लिए जाएंगे हम, सॉरी क्वेश्चन सी के लिए जाएंगे। अब रेंज का जो फॉर्मूला होता है ना, रेंज का वो क्या है, u² sin2θ/g होता है, करेक्ट है। तो बस वैल्यू को पुट करेंगे, 30 का स्क्वायर हो गया। अब देखो थीटा 60 का है हमारा, तो 2θ का मतलब sin 120 हो गया। सो sin 120 तो मैथमेटिकल आप निकाल सकते हो, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के रखा होगा अलाइड एंगल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो रेंज का कैलकुलेशन होगा वो आएगा 79.53। डोंट वरी, मैं अगले हफ्ते में आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स से हम लोग कैलकुलेशन को पढ़ेंगे। सो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन। तो एक समरी में मैं सारे फॉर्मूलेज आपको समराइज करके दे देता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन के। समरी में सारे फॉर्मूले में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के समराइज करके दे देता हूँ। देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइम ऑफ असेंट या टाइम ऑफ डिसेंट, ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाने के लिए जो टाइम लगता है वो असेंट, नीचे आने के लिए टाइम लगता है वो टाइम ऑफ डिसेंट, बराबर। और टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, इन दोनों का भी फार्मूला सेम था, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस हम लोग निगलेक्ट कर रहे थे। तो इन दोनों का जो फार्मूला था वो ये था, u sin θ/g, ये फर्स्ट फार्मूले हो गया हमारे पास। दूसरे फार्मूले टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वो इन दोनों का एडिशन था, TA + TD, वो क्या था 2u sin θ/g। अगर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट को हाफ कर दिया तो टाइम ऑफ असेंट या टाइम ऑफ डिसेंट मिलेगा, यानी जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, और उसका फॉर्मूला था u² sin² θ/2g। फोर्थ होता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अपॉन g। बस ये सारे फॉर्मूलेज अच्छे से याद रख लेना, और इसके बेसिस पर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, बराबर। इसके बेसिस पर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, ओके। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो अब प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होने के बाद नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन। ये एनडी के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे।
तो उसके लिए पहले मैं सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करके ले लेता हूँ, ठीक है। उसके लिए तो नॉर्मल सा अपना सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करके ले लेता हूँ मैं। आप भी ये डायग्राम और ड्रॉ कर नोट्स लिखते हो, कंपास पेंसिल का यूज़ करके अच्छे से प्रॉपरली नोट्स बनाओ, ठीक है। अब देखो सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो, मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of circle, motion of particle along the circumference of a circle is called circular motion, बराबर। तो समझ लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है along the circumference of the circle, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ध्यान से सुनना, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल along the circumference होना चाहिए, वो सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए, सर्कमफेरेंस पर घूमना चाहिए, तो उसी को सर्कुलर मोशन बोलेंगे, करेक्ट है। और ध्यान से सुनना, सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट किया जाता है दो कोऑर्डिनेट एक्सिस से, एक्स और वाई से। तो इससे ये पता चल रहा है कि सर्कुलर मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन है। क्या है वो? 2 डायमेंशनल मोशन है, करेक्ट, 2 डायमेंशनल मोशन है। इसके एग्जांपल देखेंगे सर्कुलर मोशन के। तो आपको मालूम होगा ना कि मेरी गो राउंड होता है, मेरी गो राउंड है ना। ऐसे मेरी गो राउंड होता है कि ऐसा एक्सिस होता है और एक्सिस के अराउंड ऐसे 4 घोड़े होते हैं ना, ऐसे घोड़े पर लोग बैठे होते हैं ना, ऐसे घोड़े पर ऐसे बच्चे बैठे होते हैं, ऐसा घोड़ा होता है ना कुछ, तो ऐसा इसको पैर होते हैं ऐसे, उसके ऊपर बच्चे बैठे होते हैं ना। तो मेरी गो राउंड में फिर आप क्या करते हो कि बच्चा फिर वो सर्कमफेरेंस पर जो घूमता है, मेरी गो राउंड यानी पूरा मेरी गो राउंड नहीं, सर्कमफेरेंस को ढूंढना है आपको। या इसको छोड़ दो, ये वाला एग्जांपल अभी थोड़ा सा बेटर नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में, थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल है कि मोशन ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड, सेकंड हैंड या ऑब्लिक कर रहा हूं आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक। एक चीज बच्चों यहाँ पे नोट डाउन करो कि मैंने क्या लिखा है सर्कुलर मोशन के एग्जांपल में। मैंने लिखा है मोशन ऑफ टिप ऑफ, टिप क्यों बोला मैंने, क्यों बोला टिप? आई विल टेल यू व्हाई डिड आई से टिप, व्हाई डिड आई से टिप। इसका एक बेसिक सा रीजन बच्चों यहाँ पे था कि वो ये था कि अगर आप देखोगे जो घड़ी होती है, कि समझ लो उसका एक सेकंड हैंड है, ये घड़ी का ये सेकंड हैंड है, बराबर, ये सेकंड हैंड है, ऐसे पकड़ के चलो, सेकंड हैंड है ना। तो आप देखोगे कि ये जो सेकंड हैंड है ना, ये सेकंड हैंड का जो टिप है वो सर्कमफेरेंस पर घूम रहा है। सेकंड हैंड का जो टिप है वो सर्कमफेरेंस पर घूम रहा है, यानी जो टिप है इट इज टिप ऑफ सेकंड हैंड, मान के चलो एग्जांपल ले रहा हूं, टिप ऑफ सेकंड हैंड। तो ये जो टिप है ये असल में सर्कुलर मोशन दिखा रहा है, उसकी पूरी बॉडी सर्कुलर मोशन दिखा रही है क्या? उसकी जो बॉडी है, इज इट शोइंग द सर्कुलर मोशन? नो, बॉडी ऑफ सेकंड हैंड is not showing circular motion, इसमें हम लोग गलती करते हैं। rather it is showing
इट इज शोइंग रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन करके एक अलग सा कंसेप्ट है, वो अलग से चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले 12th में। रोटेशनल मोशन ऐसा क्यों है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखो ऐसा क्यों है, एक लॉजिकली सोचो कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा है सर्कुलर मोशन के, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। अगर कोई पार्टिकल सर्कमफरेंस पे जा रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो सेकंड हैंड का जो टिप है वो सर्कमफरेंस पर घूम रहा है, बट बॉडी सर्कमफरेंस पर नहीं घूम रही ना, उस बॉडी का एक पार्ट सर्कमफरेंस पर घूम रहा है। तो बॉडी जो घूम रही है ना उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं, नॉट अ सर्कुलर मोशन। गेटिंग दिस आइडिया क्लियर। और जो टिप है इट इज अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसकी तरफ ध्यान रखना, इसमें हम लोग गलती कर देते हैं। और जो घर में हमारे पास फैन होता है ना, घर में जो ऐसे हम लोग फैन को दिखा देते हैं, घर में फैन जो होता है, घर में जो हम लोग ऐसे ऐसे फैन दिखा देते हैं हम लोग, है ना, ऐसे ऐसा एक फैन दिखा देते हैं, ऐसा ऐसा सॉरी, तो यहाँ पे ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हटाना पड़ेगा मुझको। अब ये क्या हो गया भाई बीच में तेरे को? ठीक है, समझ लो ऐसे कोई फैन है ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई फैन है। तो फैन के जो ब्लेड्स है, फैन के जो ब्लेड्स है ऐसे, ठीक है। अब देखो फैन के जो ब्लेड्स है ना, वो ब्लेड कहाँ पे घूम रहे हैं? अब ब्लेड का टिप देखो, अब ब्लेड का जो टिप है वो सर्कमफरेंस पर घूम रहा है। तो फैन का जो ब्लेड का जो टिप है, वो जो टिप है, टिप इज इन सर्कुलर मोशन, टिप इज इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, टिप इज इन सर्कुलर मोशन, नॉट बॉडी। और जो बॉडी का जो मोशन है ना उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। बॉडी के मोशन को रोटेशनल मोशन बोलते हैं और टिप के मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। आई होप सो द सर्कुलर मोशन कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसके बेसिस पर कुछ हम लोग होमवर्क के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन क्या है देखो, ठीक है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन क्या है देखो, होमवर्क। अब होमवर्क किस पर हमारा है, उसका टॉपिक मैं आपको नाम लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स 1, फिजिक्स 1। जो आप होमवर्क कर रहे हो उसका डेट है 21/10/20। और सबको कंपलसरी होमवर्क सबमिट करना है। जो बच्चा होमवर्क सबमिट नहीं करता उस पर एक्शन लिया जाने वाला है। अभी तो आज मैंने सर से बात कर ली है, तो कंपलसरी होमवर्क आपको सबमिट करना है बच्चों। तो क्वेश्चन पहला है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक्सप्रेशन फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इसका आंसर जो लिखेंगे हम लोग, वो उसको तो मैंने आपको डायरेक्शन दे ही दिया है ना ऑलरेडी। डायरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर, ये पूरा लिख लेना, डायग्राम ड्रॉ करना। ये x1 x2 x3 दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ रेंज दिखाओ और ये पूरा का पूरा ये लिखो। ये पहला वाले क्वेश्चन है। सेकंड वाली जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन at what values of angle of projection range is maximum and minimum, range is maximum and minimum। तो उसको लोग एक्सप्लेन करने के लिए आप इसका सहारा ले सकते हो
कि देखो अगर एंगल थीटा इज इक्वल 90 डिग्री हो तो रेंज मिनिमम होती है 0 मीटर का, और थीटा अगर 45 डिग्री होगा तो रेंज मैक्सिमम होता है u²/g का। इसके बारे में लिखो आप इस क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है राइट फॉर्मूली लिखना है बस आपको थर्ड क्वेश्चन में। फॉर्मूली ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, range of projectile and height achieved by the projectile, करेक्ट है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एक्सप्लेन व्हाट वैल्यूज ऑफ एंगुलर पोजीशन रेंज मैक्सिमम मिनिमम, राइट फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखना है डिफाइन सर्कुलर मोशन एंड गिव इट्स एग्जाम्पल्स। ठीक है, बस इतना सा होमवर्क है, कर लो अच्छे से। थैंक यू सो मच। दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज पार्ट।